देखिए, बेंजामिन नेतन्याहू ने सबसे बड़ी गलती कर दी है कि एक साल बाद ईरान को दोबारा छेड़ दिया है। दोबारा ईरान की राजधानी तेहरान में मिसाइल गिरा दी है। और आज सुबह से ही ये तमाम खबरें चल रही हैं कि किस तरीके से यूएसए और इजराइल ने मिलकर ईरान पर प्रेशर बनाने की कोशिश करी, लेकिन ये प्रेशर कुकर की तरह फटा है और झेलना पड़ रहा है इजराइल और अमेरिका दोनों को ही। इस वीडियो में बताऊंगा कि ये जो मिसाइल इजराइल ने गिराई, ये जो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक के नाम पे मिसाइल गिराई गई, उस मिसाइल स्ट्राइक का क्या खामियाजा भुगतने को मिला है, खासकर अमेरिका को। नमस्कार, मेरा नाम धारण है, आप नेशनल दस्तक देख रहे हैं। अमेरिका के कई सैन्य अड्डे हैं मिडिल ईस्ट में, और वो तमाम सैन्य अड्डे ईरान की मिसाइलों की जद में आते हैं। कितने सैन्य अड्डे हैं ये आपको बताए थे। पहले देशों का नाम बताता हूं, किस किस देश में अमेरिका के सैन्य अड्डे हैं। नंबर 1 बहरीन, 2 कतार, कुवैत, यूएई, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, टर्की और इराक। इन तमाम जगहों पर, इन तमाम देशों में अमेरिका के सैन्य अड्डे हैं और इन तमाम देशों में इजराइल का, तमाम देशों में ईरान के पास उसकी मिसाइल कवरेज है। ईरान के पास करीब 5000 किलोमीटर से ज्यादा मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। क्रूज मिसाइल करीब 500 किलोमीटर से ज्यादा की मार करने वाली है, क्योंकि एमटीसीआर का हिस्सा नहीं है, इसीलिए 500 से 600 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज वाली क्रूज मिसाइल नहीं बना सकता है ईरान। लेकिन जो बैलिस्टिक मिसाइल है, सुपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, उन तमाम जगहों तक जा सकती है जहां जहां पर अमेरिका के सैन्य अड्डे हैं और उनके बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल एसेट्स हैं। और ये वैल्यूएबल एसेट बनाए क्यों गए हैं? ये बनाए गए हैं खासकर ईरान और इराक पर नजर रखने के लिए, मिडिल ईस्ट में अपना दबदबा बनाए रखने के लिए, और ज्यादातर एशिया में अपना दबदबा बनाए रखने के लिए। एशिया में दबदबा इसलिए बनाना है क्योंकि उनके सबसे बड़े प्रतिद्वंदी चाइना और रशिया एशिया में है। एक सबसे बड़ी ताकत, जो उभरती हुई ताकत है, भारत एशिया में है। और जो अरब सागर में भारत का डोमिनेंस है, उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए तमाम सैन्य अड्डे बनाए गए हैं। अरब सागर में इस वक्त 2 जंगी जहाज, यूएसएस अब्राहम लिंकन और यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड, इस वक्त मौजूद है अमेरिका के। और ये 2 जंगी जहाज दुनिया के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स में से एक है। एक एक एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ करीब 15-15 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर शिप्स हैं, जिसपे टॉमाहॉक मिसाइल लदी हुई है। और यह काफी है ईरान में तबाही मचाने के लिए। लेकिन तब भी ईरान शांत नहीं बैठा। ईरान के पास ऑप्शन था कि चुप बैठ जाए, सरेंडर कर ले, कोई डील कर ले, लेकिन नहीं। उनका पास केवल और केवल मरो या मारो की स्थिति बन चुकी है। अगर ईरान कुछ बोलेगा तो मरेगा, और नहीं बोलेगा तो पक्का मरेगा। यह इस वक्त की स्थिति है। लेकिन जवाबी कार्रवाई में क्या क्या किया है, वो तमाम विजुअल्स मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। स्क्रीनशॉट्स हैं, वीडियो क्योंकि कम्युनिटी गाइडलाइन के हिसाब से हम नहीं दिखा सकते हैं। रणविजय सिंह ने एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा है, रणविजय सिंह ने एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा है, उसका स्क्रीनशॉट आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। ईरान की मिसाइल का अमेरिकी नेवल बेस पर हमला, वीडियो देखिए। और यह कहां का नेवल बेस है? बहरीन का सपोर्ट नेवल शिप है, जहां पर अमेरिका की 5th फ्लीट रहती है। 5th फ्लीट को राशन, पानी, फ्यूल, इस तरीके की चीजें और रीफिटमेंट का सभी सुविधाएं बहरीन में मौजूद हैं। और यहां पर हमला कर देना यानी कि अरब सागर में अमेरिका की नेवी की कमर तोड़ देना। दूसरा हमला कहां हुआ? कतर के एयरबेस में। कतर का एयरबेस सबसे ज्यादा वैल्यूएबल और सबसे ज्यादा महंगा एयरबेस माना जाता है, और सबसे ताकतवर एयरबेस है यूएई का, यूनाइटेड अरब अमीरात का, जहां पर अमेरिका के F-22 फाइटर्स तैनात है। 5th जनरेशन के फाइटर्स हैं। पहला एयरबेस है जो कि अमेरिका के बाहर F-22 का घर माना जाता है, और ईरान के इतने करीब है, जब चाहे तब आग बरसा सकते हैं। लेकिन वहां पर अभी तक इसका इस्तेमाल नहीं किया गया। कतर में देखिए, एक इंटरसेप्टेड मिसाइल का
मलबा गिरता हुआ दिखाई दे रहा है कतर में। दूसरा, जॉर्डन में मिसाइल को इंटरसेप्ट किया गया है, ईरान की मिसाइल को इंटरसेप्ट किया गया जो कि इजराइल के द्वारा किया गया और गिरी वो जाके जॉर्डन में। ब्रेकिंग, बिग पाल्म ऑफ स्मोकिंग कमिंग फ्रॉम अ यूएस मिलिट्री सपोर्ट साइट इन बहरीन। सबसे बड़े मिलिट्री सपोर्ट साइट पर मिसाइल गिरी और जिस तरीके का धुआं दिखाई दे रहा है कि भाई साहब इससे बुरी तबाही तो शायद अमेरिका ने अपने किसी नेवल बेस में नहीं देखी होगी। विनय सुल्तान पिंच के जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने जगहें बताई है कहां कहां पर हमला हुआ है। कतार में हमला हो चुका है, कुवैत में हमला हो चुका है जहां पर अमेरिकी कैंप हैं, सऊदी अरेबिया में हमला हो चुका है जहां पर उनका एयरबेस है, जॉर्डन में हमला हो चुका है, जॉर्डन बिल्कुल लगता हुआ इजराइल से, वहां पर भी हमला हो चुका है। और केवल एक जगह को ईरान ने छोड़ दिया है, टर्की। क्योंकि टर्की नेटो का हिस्सा है, वहां पर भी अमेरिका का एयरबेस है, सिर्फ और सिर्फ टर्की को उसके नेटो सदस्यता ने बचा लिया है। क्योंकि नेटो का जो नियम है वो कहता है कि किसी भी नेटो सदस्य देश के ऊपर अगर हमला हुआ तो फिर वो तमाम नेटो सदस्य देशों पर हमला माना जाएगा और जितने भी नेटो देश हैं वो तमाम इस जंग में कूद पड़ेंगे और तृतीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाएगी। केवल एक मिसाइल दूर है ईरान तृतीय विश्व युद्ध शुरू कर देने से, और यहां पर अमेरिका की हालत खराब हुई पड़ी है। फिफ्थ फ्लीट पर हमला हो चुका है और लगातार यह बात ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनी ने पिछले साल ही कह दी थी, जब 12 दिन का युद्ध हुआ, यही कह दिया था कि अब सीज फायर तो हो चुका है, लेकिन अगर दोबारा अमेरिका या इजराइल हम पर हमला करते हैं तो हमारा अगला कदम यही होगा कि जितने भी सैन्य ठिकाने हैं, जितने भी नेवल ठिकाने हैं, जितने भी एयरफोर्स के ठिकाने हैं मिडिल ईस्ट में, उन तमाम ठिकानों को निस्तनाबूद कर दिया जाएगा, जिस बात पर इस वक्त ईरान अमल भी करता हुआ नजर आ रहा है। जो आज सुबह ईरान की तरफ से बयान आया कि द एंड ऑफ दीज मिसाइल स्ट्राइक डज नॉट बिलोंग्स टू यू। अब तुमने जो खेल शुरू किया है, जो मिसाइल स्ट्राइक का सिलसिला शुरू किया है, इसको रोकने का कंट्रोल अब तुम्हारे पास नहीं है। अब जब चाहेंगे वो हम रोकेंगे। खेल तुमने शुरू किया था, खत्म हम करेंगे। ईरान के स्पीकर, संसद के स्पीकर ने यह बात कह दी है और टर्की फिलहाल के लिए बचा हुआ है। कब तक बचा रहेगा यह देखने वाली बात होगी। अगर नहीं बचता है तो तृतीय विश्व युद्ध के मुहाने पर हम तमाम इंसानियत खड़ी हुई है। लेकिन आखिरी संदेश सिर्फ इतना ही कि युद्ध से, धुएं से, गोला बारूद से, आग से कुछ हासिल नहीं हुआ है और ना ही होने वाला है। जरूरत यह है कि हम और आप अपनी आने वाली जनरेशन्स के लिए इस देश को, इस दुनिया को जितना बचा सकते हैं, जितना प्रिजर्व कर सकते हैं, उतना कीजिए। नेशनल दस्तक की पूरी टीम पीस के साथ है, युद्ध के साथ नहीं। इस पूरी खबर के बारे में आपके क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। इस तरह की और भी खबरों को देखते रहने के लिए नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।